आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि योगी सरकार ने मानसून सत्र की तैयारियां पूरी कर ली है। एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब तैयार कर लिए गए हैं। यूपी में पिछले 3.5 साल से 124 अपराधी मारे गए हैं, जिसमें 45 अल्पसंख्यक हैं, 11 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं, 58 ठाकुर वैश्य पिछड़े वर्ग के अपराधी शामिल हैं। ये अपराधी 31 मार्च 2017 से 9 अगस्त 2020 तक यूपी में मारे गए हैं। पिछले 8 महीने में 8 ब्राह्मण अपराधी मारे गए हैं। उनमें से 6 बिकरू कांड से जुड़े हुए थे, तो वहीं सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ में हुए हैं। तो लखनऊ से जो खबर है उसमें आपको बताएं कि मानसून सत्र की पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। योगी सरकार विधानसभा में उठ सकता है। प्रदेश में एनकाउंटर का जो मुद्दा, उस पर हर सवाल के जवाब के साथ तैयारी कर चुकी है। एनकाउंटर पर जवाब देने के लिए तैयारी सरकार की पूरी है। और यूपी में पिछले 3.5 साल में मारे गए अपराधियों की लिस्ट तैयार हुई है। 124 अपराधी जो मारे गए थे, उसमें अपराधियों में 45 अल्पसंख्यक थे। तो हर समुदाय का पूरा आंकड़ा योगी सरकार ने तय कर लिया है हर सवाल के जवाब के लिए। हम भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हर सवाल का बखूबी जवाब देगी योगी सरकार। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम तेनर प्राण समाम मम जिनके द्विजपद प्रेम। सुंदरकांड में भगवान श्री राम और विभीषण के बीच के संवाद का ये दोहा है, जिसमें भगवान श्री राम कहते हैं, वो मनुष्य मेरे हृदय में बसते हैं जिनको द्विज ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। युग बदला, ब्राह्मण वोट बैंक बन गया है। यूपी में 11% ब्राह्मण हैं और 3.5 साल की यूपी सरकार में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए ब्राह्मण अपराधियों की संख्या भी 11 है। विपक्षी पार्टियों ने कभी परशुराम की मूर्ति के बहाने, कभी परशुराम जयंती पर छुट्टी के बहाने, ब्राह्मणों के नाम पर अस्पताल बनाने के बहाने कई हिस्सों में बटी ब्राह्मण जातियों को एक और एक 11 करके जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। 20 अगस्त से मानसून सत्र है और ब्राह्मण अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल भी उठाए जाएंगे। हालांकि हर सवाल का जवाब सरकार ने तैयार कर लिया है। कैमरामैन मनोज राय के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो मेरे सहयोगी ऋषभ मणि की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। अब बढ़ रहे हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर मुठभेड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एसएसपी अनंत देव तिवारी ने दर्ज करवाए हैं बयान, एसआईटी के सामने दर्ज करवाए हैं अपने बयान। सौरभ भदौरिया ने भी दर्ज करवाए हैं बयान। लखनऊ में पूछताछ लगातार हो रही है जारी इनसे। कानपुर मुठभेड़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित गंजू और जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित गंजू, ये बड़ी खबर है, इस पर अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। एसएसपी अनंत देव तिवारी ने दर्ज कराया है अपना बयान। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिकरू कांड के बाद से एक एक करके तमाम लोगों के नाम जुड़ते जा रहे हैं। और अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं नाम जुड़ते जा रहे हैं। चाहे क्षेत्राधिकारी का आरोप, जो दिवंगत क्षेत्राधिकारी उसका आरोप था, जो सस्पेंडेड और वर्तमान में जेल में है एसओ तत्कालीन, तो तमाम। अगर हम बात करें अब एसआईटी की जांच का जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है, तमाम चीजें बढ़ती जा रही हैं। और अगर बिकरू की बात की जाए तो इसमें एसआईटी की जांच में कल पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी और सौरभ भदौरिया ने अपने बयान दर्ज कराए। दोनों सुबह से लेकर शाम तक उस कार्यालय में रहे। जय वाजपेयी, जिसे खजांची कहा जाता था, उसकी खिलाफत कर रहे सौरभ भदौरिया कल एसआईटी के सामने पेश हुए। और उसमें सौरभ ने बताया कि जय वाजपेयी के खिलाफ पुख्ता सबूतों का पुलिंदा था, जिसमें 1764, जो हमारे सूत्र बताते हैं, 1764 पन्नों के दस्तावेज जय वाजपेयी से जुड़े घोषित अघोषित संपत्तियों के थे, जिसमें 10 रजिस्ट्रियों के दस्तावेज से एसआईटी के सामने प्रस्तुत किए गए। साथ ही साथ तत्कालीन एसएसपी के भी बयान दर्ज हुए। इन पूरे मामलों में जय वाजपेयी द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा, भू अभिलेखों को भी सौंपा गया। विकास और जय के सहयोगियों के नाम भी तमाम सामने आए। सौरभ भदौरिया के मुताबिक उनके साथ पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी ने भी अपने बयान दर्ज कराए, क्योंकि दोनों के अलग अलग बयान दर्ज हुए। उस बिल्डिंग में एसआईटी ने उन्होंने रेलवे की जमीन पर कब्जा करके जय के द्वारा बेचे गए तमाम जानकारियों जी का भी बिल्कुल अमित गंजू। तो विकास दुबे की आतंक का अंत तो हो गया, लेकिन हर दिन लगातार कुछ ना कुछ जरूर सामने निकल कर आता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।